नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दीपक भदौरिया। आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस। मध्य प्रदेश की 1 लोकसभा और 3 विधानसभा सीटों के लिए हुए उपचुनाव का फैसला आज आएगा, जिसके सिर बंधेगा जीत का सेहरा और कौन हारेगा बाजी। प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद है। मतगणना कुछ ही देर में शुरू होने वाली है। मतगणना के कुछ ही घंटों में तस्वीर साफ हो जाएगी। खंडवा, रैंगाव, पृथ्वीपुर और जोवट चारों सीट सांसद और विधायकों के निधन के बाद खाली हुई थी। मतगणना को लेकर सभी तरह की तैयारियां कर ली गई हैं। सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। मतगणना के लिए 300 से ज्यादा कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। प्रत्येक हॉल में अतिरिक्त सहायक मतगणना अधिकारी भी होंगे। पोस्टल बैलेट की काउंटिंग के लिए केंद्रीय कर्मियों की नियुक्ति की गई है। और आपको बता दें कि कुछ ही क्षणों में ये काउंटिंग यानी कि गिनती शुरू हो जाएगी। जो पिटारा कैद है, जिस किस्मत जिन चारों प्रत्याशियों की, आज इसका खुलासा हो जाएगा। तस्वीर साफ हो जाएगी कुछ ही घंटों में। मतगणना कुछ ही क्षणों में, कुछ ही देर में शुरू होने वाली है। आज ये देखना होगा कि किसके सर पर बंधेगा जीत का सेहरा और कौन बाजी हारेगा, क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही इन चारों सीटों पर मुकाबला है। और ऐसे में कौन बाजी मारता है, कौन नहीं, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि जोर तो दोनों ही पार्टियों ने बखूबी लगाया। और चुनाव प्रचार में जिस तरह से बीजेपी ने अपने स्टार प्रचारकों की बाढ़ ला दी थी, तो वहीं कमलनाथ ने और बाकी विधायकों ने जिम्मा संभाला था कांग्रेस की ओर से। अब ये आज तय होगा कि किसकी मेहनत तो रंग लाई है, कौन प्रदेश में अच्छा काम कर रहा है, किसका आने वाला पार्टी का भविष्य सही होगा, जनता किस पार्टी से खुश है और किससे नहीं। और मतगणना स्थल से जुड़ गए हमारे साथ मनीष जोबट से। मनीष, जिस तरीके से देखा जाए, मतगणना का कुछ ही समय में शुरू होने वाली है, कुछ ही क्षण होंगे और उसके बाद शुरू हो जाएगी। आसार, व्यवस्थाएं और क्या क्या चाक चौबंद तैयारियां की गई हैं? देखिए सर, मैं इस समय मतगणना स्थल पर हूँ और यहाँ पर देखा जा रहा है कि सर मतगणना के पूर्व कोविड के गाइडलाइन का कड़ाई से पालन किया जा रहा है और भारी मात्रा में पुलिस बल तैनात किए गए हैं ताकि किसी प्रकार की कोई अप्रिय स्थिति यहाँ पर उत्पन्न नहीं हो। और कुल सर 7-7 टेबल के 2 राउंड चलेंगे और उसमें सर 2 कक्षों में ये टेबलें चलेगी और 30 राउंड कुल होंगे सर इसमें, और 4 बजे तक फाइनल नतीजा आएंगे। जी सर। जी, तैयारियां क्या क्या की गई हैं? क्या पुलिस बल लगाया गया है? किस प्रकार का माहौल है उधर देखा जाए तो दोनों ही पार्टियों के? इस समय सर हमारे साथ में एडिशनल एसपी साहब यहाँ पर है। हम इनसे जानना चाहेंगे कि क्या यहाँ पर क्या व्यवस्था है। यहाँ पे ना त्रिस्तरीय मतगणना स्थल पे विधानसभा में त्रिस्तरीय मजबूत करी है। आउटर कॉर्डन लगाया गया है, पूरी आवाज इनर कॉर्डन लगाया गया है और इनर मोस्ट कॉर्डन लगाया गया है। किसी भी अनागरिक व्यक्ति को, जिसको जहाँ पे उसके सक्षम अधिकारी द्वारा उसको पहचान पत्र प्रवेश का अधिकारी नहीं किया गया, उसको प्रवेश होना वर्जित है। साथ ही प्रत्येक व्यक्ति की अच्छे से चेकिंग टेस्टिंग की जा रही है या उसके द्वारा किसी प्रकार का कोई आपत्तिजनक सामग्री यहाँ पे अलाउड नहीं है। और शहर में भी, पूरे जिलों में, कस्बों में प्रमुख स्थानों पे पॉइंट्स लगाए गए हैं, पेट्रोलिंग की जा रही है। लगातार सुरक्षा व्यवस्था नहीं, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। बड़े सुरक्षित माहौल में राज्य कार्यक्रम संपन्न कराएंगे। सर, ये जो प्रमुख मार्ग है सर, क्या इसको बंद कर दिया गया सर काउंटिंग को देखते हुए? हाँ, बंद तो नहीं किया गया, प्रवेश चालू है, लेकिन चूंकि जैसा आपको मालूम होगा कि 144 धारा यहाँ पे इसके आसपास लागू की गई है, तो उसका पालन कराया जा रहा है। लेकिन आम नागरिकों को दिक्कत ना हो तो वो भी, उसका भी ध्यान रखा जा रहा है कि वो प्रवेश खुला हुआ है। सर, ये मतगणना स्थल पर कितना पुलिस बल तैनात किया गया सर? हाँ, मतगणना जैसे मैंने आपको बताया कि 3 स्तर की हम लोगों ने यहाँ पे और आपको बता दें कि जोबट विधानसभा से सुलोचना रावत और महेश पटेल 2 प्रत्याशी मैदान में हैं। बीजेपी की तरफ से सुलोचना रावत हैं
और कांग्रेस की तरफ से महेश पटेल, रैगांव से प्रतिमा बागरी हैं बीजेपी की तरफ से, और कल्पना वर्मा है कांग्रेस की तरफ से। पृथ्वीपुर विधानसभा सीट से शिशुपाल यादव हैं बीजेपी की तरफ से, नितेंद्र सिंह जो कि स्वर्गीय विजेंद्र सिंह के बेटे हैं वह कांग्रेस की तरफ से हैं। इन दो के बीच मुकाबला है। वहीं खंडवा लोकसभा सीट से ज्ञानेश्वर पाटिल हैं और राज नारायण सिंह हैं कांग्रेस की तरफ से। और लगातार हम तस्वीरें ताजा दिखा रहे हैं आपको सभी मतगणना स्थलों की, क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं, क्या कुछ वहां पर कितनी डेस्क लगाई गई हैं, कितने राउंड होंगे, लगातार हम सारी अपडेट आपको दे रहे हैं। स्वराज एक्सप्रेस पर आप हर एक पल पल के अपडेट इस वक्त देखेंगे। और जैसे कि मतगणना शुरू हो चुकी है और जैसे ही जहां पर भी मतगणना स्थल से जो भी खबर आएगी, जो भी अपडेट आएगी, सबसे पहले आप स्वराज एक्सप्रेस पर देखेंगे। लगातार हमारी नजर बनी हुई है हर खबर पर, हमारे सहयोगी हर पोलिंग बूथ पर हैं और हर जगह पर मतगणना स्थल पर मौजूद है। हर एक खबर आप तक पहुंचेगी सबसे पहले, और आप अपनी टीवी स्क्रीन पर ही जल्द ही जैसे ही वोटिंग शुरू होगी, जो काउंटिंग है वोटिंग की, उसकी जो मतगणना या जो राउंड चलेंगे उन सब की जानकारी आप अपनी टीवी स्क्रीन पर भी देख पाएंगे। लगातार हमारे सहयोगी डटे हुए हैं मैदान में और जो पल पल आज की मतगणना की खबर आप तक पहुंचाएंगे। और हम हर एक छोटी खबर पर नजर बनाए हुए हैं जिससे आप इन उपचुनाव पर एक भी खबर से ना चूकें। आपको बता दें कि जिस तरह से बीजेपी और कांग्रेस ने, एक लोकसभा सीट है, 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुआ है, यानी कि 4 है सीट, उस पे जिस तरह से बीजेपी ने पूरा जोर लगाया, कांग्रेस ने पूरा जोर लगाया, अब आज उसका फल निकलने वाला है। मतगणना शुरू हो चुकी है, व्यवस्थाएं चाक चौबंद की गई हैं, पुलिस बल लगाया गया है, जहां ज्यादा राउंड होने हैं वहां पर डेस्क बढ़ाई गई हैं और जहां कम होने हैं वहां पर उतनी डेस्क बढ़ाई गई हैं। लगातार हर एक जानकारी हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। और आज जिस तरह से मतगणना का दिन है, जो आज किस्मत का फैसला होगा कि किसके सर पर जीत का ताज बंधेगा और कौन हारेगा। हालांकि दोनों ही पार्टियों पे इस उपचुनाव से फर्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन बीजेपी के लिए जरूर एक फीडबैक होगा, वहीं कांग्रेस के लिए एक उम्मीद इससे जागेगी आने वाले 2023 विधानसभा चुनाव के लिए। एक तैयारी, एक हौसला अफजाई होगी कांग्रेस के लिए, अगर यहां पर कांग्रेस अपनी सीटें बचा भी लेती है तो। और लगातार हम आपको हर एक तस्वीर कुछ ही क्षणों में दिखाने की कोशिश करेंगे और हर एक खबर पर हमारी नजर रहेगी जो आप तक पहुंचाएंगे। लगातार स्वराज एक्सप्रेस के सहयोगी मैदान में हैं, हमारे संवाददाता मैदान में डटे हुए हैं जो कि हर एक राउंड की जानकारी आप तक सही और सटीक पहुंचाएंगे। और आपको बताते चलेंगे जिस तरह से खंडवा लोकसभा सीट पर बीजेपी की तरफ से ज्ञानेश्वर पाटिल हैं और राज नारायण सिंह हैं, वो हैं कांग्रेस की तरफ से, पृथ्वीपुर से शिशुपाल यादव हैं और नितेंद्र सिंह हैं कांग्रेस की तरफ से। जोबट की बात करें तो यहां पर सुलोचना रावत हैं बीजेपी की तरफ से और महेश पटेल हैं कांग्रेस की तरफ से। रैगांव में प्रतिमा बागरी बीजेपी की तरफ से और कल्पना वर्मा है कांग्रेस की तरफ से। लगातार हम आपको आज मतगणना का समय है, मतगणना शुरू हो गई है। आज का दिन बीजेपी और कांग्रेस के लिए भी काफी अहम है, मध्य प्रदेश की जनता के लिए अहम है। सबकी नजरें टीवी स्क्रीन पर टिकी हुई हैं और आज तय होगा कि किसका पलड़ा भारी और किसका हल्का होने वाला है। इन 4 विधानसभा, इसमें से 3 विधानसभा सीटें, एक लोकसभा सीट है, जो उपचुनाव हुए हैं, आज उनका परिणाम आने वाला है। कहा जा रहा है कि
बीजेपी के दफ्तर से लगातार शर्मा नजर बनाए हुए हैं, बीडी शर्मा, और कांग्रेस के दफ्तर से लगातार वहां पर कमलनाथ पूर्व सीएम नजर बनाए हुए हैं वहां से ही कि आज जो क्या परिणाम आने वाले हैं अब ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि लगातार बीजेपी और कांग्रेस ने महीना भर तकरीबन होने को वाकया लगातार बहुत मेहनत की, जाके बहुत सारी सभाएं की, रैलियां की, और उसके बाद आज उसी मेहनत का नतीजा आने वाला है। 3 विधानसभा और 1 लोकसभा सीट का नतीजा आज शुरू होने वाला है। मतगणना में जैसे जैसे राउंड कंप्लीट होंगे तस्वीर साफ होती चली जाएगी। और लगातार हम कोशिश कर रहे हैं कि आप तक हर एक खबर, हर एक जानकारी पहुंचे। और जो सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जोबट से मनीष और खंडवा से अखिलेश लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले अखिलेश, क्या व्यवस्थाएं की गई हैं? वोटिंग की जो मतगणना है, ईवीएम में जो कैद है, लोगों की किस्मत, जो प्रत्याशी है, अब वो पिटारा खुलने वाला है। क्या वहां पर वोटिंग शुरू हो चुकी है या कितना समय और बचा है? बिल्कुल ही आज देखा जाए कि केंद्र और मध्य प्रदेश की पूरी यहाँ पे जितने भी दिग्गज नेता हैं यहाँ पे पूरे खंडवा उप लोकसभा में नजर टिकी हुई इनकी। और मैं बता दूं कि जिस तरह यहाँ पे मतदान करना शुरू हो चुकी है 8 बजे से, और देखा जाए आज दोनों प्रत्याशी जो है कांग्रेस और बीजेपी की, दोनों की यहाँ पे दावा पर है कि किस तरह से यहाँ पे दोनों प्रत्याशी अपने अपने अलग अलग अंदाज में जीतने का दावा कर रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। जिस तरह से खंडवा में लगातार एग्जिट पोल भी आए, कई चैनलों के द्वारा सर्वे किए गए, कई नतीजे आए, बीजेपी का पलड़ा लगभग सभी ने भारी दिखाया। क्या वाकई ये तस्वीर वहां पर इस प्रकार से है? क्या कहते हैं आप? अगर देखा जाए कि जी बिल्कुल देखा जाए, अगर बात की जाए बीजेपी लगातार यहाँ पे ये उनका यही कहना है कि यहाँ से कम से कम 2 से 3 लाख से वोट से हम जीत रहे हैं और कांग्रेस को किसी तरह हराएंगे, इस तरह से बीजेपी का कहना है। लेकिन देखा जाए कि महंगाई को लेकर अगर बात की जाए दीपक, तो महंगाई जो है यहाँ पे पेट्रोल और जो अन्य चीज के दामों की बढ़ोतरी है, इससे कहीं के जनता ने शायद हो सकता है कि वोट जो है कांग्रेस के पक्ष में दिया है, क्योंकि यहाँ पे लगातार प्रदेश में 17 सालों से बीजेपी सरकार है और यहाँ पे उनके जितने दिग्गज नेता है सभी प्रदेश में विधायक सांसद उनके ही है। तो हो सकता है कि कहीं कहीं जनता के ऊपर असर पड़ा होगा महंगाई की, इसके कारण भी हो सकता है कि कांग्रेस को कहीं कहीं बहुत वोट मिले हैं। लेकिन आज देखा जाए कि आज फिलहाल मतगणना शुरू हो चुकी है और लगभग 2 से 3 बजे तक यहाँ पे फाइनल हो जाएगा कि कौन यहाँ पे लोकसभा चुनाव जीत रहा है। जी अखिलेश, चूंकि वो सीट जो है लोकसभा की है, तो क्या जो उस सीट पर मुद्दे थे वो राष्ट्रीय मुद्दे थे, वहां लोकल मुद्दे थे जो जनता की जुबान पर थे? क्या अंतर था? बिल्कुल, अगर यहाँ का देखा जाए दीपक, तो जिस तरह से यहाँ पे उद्योग की बात की जाए, रोजगार की बात की जाए, यहाँ पे पानी, सड़क और बिजली को, ये आम मुद्दा है। मूलभूत सुविधा नहीं मिलने से यहाँ पे जनता काफी परेशान भी है, त्रस्त हो चुकी है बीजेपी से। इसी कारण हो सकता है कि यहाँ कांग्रेस को कि बहुमत अच्छे वोट मिले हो। अगर देखा जाए तो आज जीत का जो दावा कांग्रेस भी कर रही है, कांग्रेस ये कह रही है कि हमने जो है मुद्दा सच्चाई की लड़ाई लड़ने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। और दूसरी बात ये भी कहा गया है कि यहाँ पे जो 17 सालों से बीजेपी सरकार है लगभग, जब भी अभी तक यहाँ पे जनता को जो मूलभूत सेवा मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाई है, इसके कारण यहाँ पे हो सकता है कि कांग्रेस भी अपनी जीत का दावा कर रही है। बिल्कुल। महंगाई का मुद्दा आपने उठाया था, क्या वाकई महंगाई का मुद्दा लोगों के सर चढ़कर बोल रहा है? क्योंकि इस बार के अगर आपने भी वहां पर ऑब्जर्व किया होगा तो मुद्दे कुछ खास थे नहीं, ना कांग्रेस ने उठाए ना बीजेपी ने अपनी उपलब्धियां गिनाई, सिर्फ जातीय समीकरण साधने में लगे रहे। कौन सा प्रत्याशी किस जाति विभाग से संबंध रखता है, बस इस पर पूरा फोकस रहा और जुमलेबाजी रही। इसमें नजर ही नहीं आया कि कहीं कहीं जनता के मुद्दे थे। बिल्कुल ही, अगर देखा जाए जिस तरह से कि जहां बुरहानपुर की बात की जाए, खंडवा की बात की जाए, 8 विधानसभा यहाँ पे फिलहाल में है। लेकिन देखा जाए कि बुरहानपुर में विकास होने की बात की जाती है, क्योंकि हर बार प्रत्याशी जो भाजपा से है बुरहानपुर से दिया जाता है, खंडवा उप लोकसभा से नहीं दिया जाता भाजपा को। इसीलिए से कई जनता भी ये बोलती है कि यहाँ के जो मेन मुद्दे हैं, यहाँ पे जो सुविधा मिलना चाहिए, यहाँ के जो प्रत्याशी कांग्रेस प्रत्याशी और बीजेपी यहाँ के खंडवा के होना चाहिए, बाहरी प्रत्याशी को यहाँ पे मैदान में उतारा जाता है हर बार लोकसभा चुनाव में, लोकसभा में। तो इसी कारण कहीं जनता के मन में भी ये है। अखिलेश, वहां पर एक मुद्दा बड़ा, एक जुमला बड़ा चला, या ये कहें कि पंचलाइन बड़ा फेमस हुई थी, लोकल फॉर वोकल। इसके मायने क्या थे और इसका कुछ असर वाकई दिखने वाला है क्या?
देखिए मैं बता दूं दीपक, जिस तरह से अगर लोकल की बात की जाए और बाहरी की बात की जाए तो ये कहीं न कहीं बड़ा मुद्दा होता है, महंगाई को लेकर भी बड़ा मुद्दा होता है। तो इसी कारण यहाँ पे हो सकता है कि जो जीत और हार की बात की जा रही है, तो हार और जीत आज पता चल जाएगा 2 से 3 बजे के बीच में कि कौन जीत रहा है और कौन खिलाड़ी और कौन ये है। जी बिल्कुल। अखिलेश, तात्पर्य इस लोकल फॉर वोकल से था, कहा जा रहा था खंडवा वर्सेस बुरहानपुर। हेलो जी चलिए अखिलेश, हो सकता है कि आपके पास आवाज ना पहुंच पा रही हो, लेकिन हमारे साथ जोबट से भी जुड़े हुए हैं मनीष। इस वक्त वहां पर मतगणना शुरू हो चुकी है, क्या आलम है इस वक्त वहां पर? देखिए सर, 8 बजे करेक्ट यहाँ पर मतगणना शुरू हो गई है और 2 कक्षों में 7-7 टेबलें लगाई गई है और कुल 30 राउंड हो गए। 4 बजे तक स्थिति पूरी क्लियर साफ हो जाएगी। और कोरोना गाइडलाइन की बात की जाए सर, कोरोना गाइडलाइन का कड़ाई से पालन किया जा रहा है और पुलिस बल भी भारी मात्रा में तैनात किया गया है। जो मतगणना कक्ष है, कक्ष के ऊपर भी पुलिस भारी मात्रा में छत पे भी तैनात की गई है ताकि किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना यहाँ पर नहीं हो और निष्पक्ष तरीके से यहाँ पे मतगणना संपन्न की जा सके। जी सर। मनीष, यहाँ पर पिछले साल की अपेक्षा, पिछले जो चुनाव थे उसकी अपेक्षा इस बार थोड़ी सी ज्यादा वोटिंग हुई, 52 और 53 के समथिंग यहाँ की बार हुई, तो थोड़ी सी ज्यादा हुई। तो क्या इसके मायने निकाले जा रहे हैं कि ज्यादा वोटिंग हुई है, इससे पक्ष में जा सकती है? देखिए सर, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर पुलिस अधीक्षक मनोज सिंह और कलेक्टर मनोज पुष्प दोनों ही मतदान का प्रतिशत बढ़ाने के लिए लगातार मतदाता यात्रा या मतदाता को जागरूक करने संबंधी इन्होंने आयोजन किए। और यदि इस मतदान का जो प्रतिशत बढ़ा, इसके हम मायने देखे जाए तो सर, अगर मतदान का प्रतिशत बढ़ता है तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को फायदा होता है। ठीक है, मुद्दे कौन कौन से थे इस बार जब लोगों ने वोटिंग की, तब उनके जहन में कौन कौन से मुद्दे थे? वोटिंग के बाद जो 1-2 दिन का बीच में समय था, उस समय में लोगों के बीच चर्चाएं किस प्रकार की थी? देखिए सर, वोटिंग में अगर मुद्दा देखा जाए तो महंगाई बड़ा मुद्दा था। कांग्रेस के पास ऐसा कोई वो तो था नहीं, लेकिन जो कांग्रेस ने जो मुद्दा बुलाया इस जोबट विधानसभा उपचुनाव में, वो था सर महंगाई को लेकर आम आदमी काफी परेशान है। वो मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की कई योजनाओं ने उन्हें लाभ दिया है और कई योजनाओं से वो लाभान्वित भी हो रहे हैं। चाहे अपन आवास देखे, प्रधानमंत्री आवास देखे, कोरोना काल में निःशुल्क गेहूं चावल बांटा है, गेहूं भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा 1 रुपए किलो में जनरल भी गेहूं चावल दिए जाते हैं सोसाइटी के माध्यम से। तो भारतीय जनता पार्टी के पास बहुत सारे मुद्दे थे, जो विकास के काम थे, जो उन्होंने गिराए। लेकिन कहीं ना कहीं इन मुद्दों बिल्कुल मनीष, आपको रोकना चाहूंगा। इस वक्त पृथ्वीपुर से बड़ी खबर आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं पृथ्वीपुर से, जहां पर 22 राउंड में ये मतगणना होगी। हर कक्ष में 7-7 टेबल पर मतगणना होगी। ये इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। 2 कक्षों में मतगणना जारी है। पहले डाक मतपत्रों की गणना, बाद में ईवीएम की गणना की जाएगी वोटों की। 22 राउंड कुल टोटल पृथ्वीपुर में होने हैं। ये लगातार हम आपको खबर बता रहे हैं। वहां पर वोटिंग शुरू हो चुकी है। 7 टेबल पर यह मतगणना होगी। आपको बता दें कि पृथ्वीपुर, यहां पर बीजेपी की तरफ से शिशुपाल यादव और कांग्रेस की तरफ से नितेंद्र सिंह हैं, जिन दोनों के बीच मुकाबला है। और इस बार यहां पर ज्यादा वोटिंग हुई है। आपको बता दें, पिछले अगर देखा जाए चुनाव की अपेक्षा इस बार वोटिंग ज्यादा हुई है। 7 टेबल यहां पर लगाई गई हैं। लगातार हमारी नजर हर एक विधानसभा सीट और लोकसभा सीट पर है और हर एक खबर आप तक सबसे पहले स्वराज एक्सप्रेस पहुंचाने वाला है। और लगातार हमारे जो सहयोगी बने हुए हैं, जोबट से मनीष हैं और खंडवा से अखिलेश हैं। मनीष, जिस तरह से आप जिक्र कर रहे थे कि यहां पर जो मुद्दे थे वो महंगाई उसमें से एक बड़ा मुद्दा था, और चूंकि ये बीजेपी की सीट थी पहले, तो क्या यहां पर ये बीजेपी की सीट ही रहने वाली है, ये कहा जा सकता है क्या? देखिए सर, एक्चुअल यहाँ पर पूर्व में जो सीट थी वो कांग्रेस थी और जोबट विधानसभा जो देखा जाता है सर, काफी समय से कांग्रेस का गढ़ माना जाता है। तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने जो अपने निजी सर्वे करवाए थे, उस सर्वे के अंदर कहीं ना कहीं उन्हें मालूम पड़ा था कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी हारने वाली है। इसके चलते उन्होंने जो 2018 में कांग्रेस से टिकट न दिए जाने को लेकर नाराज विशाल रावत ने निर्दलीय चुनाव लड़ा था और वो तीसरे पायदान पर रहे थे सर। 31,000 वोट लाए थे। तो भारतीय जनता पार्टी ने इन्हें विशाल रावत को बीजेपी में शामिल कर इनको टिकट दिया है।
ताकि जो भारतीय जनता पार्टी के जो वोट बैंक है वो तो फिक्स है ये सर, और जो निर्दलीय लड़ा इनकी जो व्यक्तिगत वर्चस्व है, तो कहीं ना कहीं आज भारतीय जनता पार्टी की स्थिति जोबट विधानसभा में मजबूत हो गई। ठीक है, लेकिन जिस तरीके से ये पहले कांग्रेस की सीट थी, अगर देखा जाए तो यहाँ पर सुलोचना रावत जो कि उनकी हवाई लैंडिंग कहा जा सकता हुई, तो क्या पहले से जो वहां बीजेपी के कार्यकर्ता थे जो उम्मीद लगाए बैठे थे और यहाँ पर एक तरीके से सुलोचना रावत एकदम आई और उन्हें टिकट दे दिया गया, ये कहा जा सकता है कि बिना मेहनत करे मेवा खाने को मिल गई, तो इसका रोष था या डैमेज कंट्रोल हो गया था? कोई कार्यकर्ताओं में या फिर वहां के दावेदारों में, प्रत्याशियों में कोई मलाल नहीं था जो बीजेपी को भुगतना भी नहीं पड़ेगा? कांग्रेस के मुकाबले भारतीय जनता पार्टी में दावेदार बहुत ज्यादा थे। ऐसे में सुलोचना रावत को डायरेक्ट हवाई लैंडिंग करके यहाँ का टिकट दिया जाना भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं को नागवार गुजरा और उन्होंने काफी विरोध प्रदर्शन किया, लेकिन जब संगठन ने इसकी कमान संभाली तो सभी नेता नतमस्तक हो गए और उन्होंने एकजुट होकर कहा कि हम भारतीय जनता पार्टी संगठन के लिए काम करेंगे, हमारा प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी कमल का फूल है, कोई नाम विशेष हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं रहता। तो ऐसे में सर जो सारे जो नेता थे, जो भीतरघात का भारतीय जनता पार्टी को खतरा था कि हवाई लैंडिंग कर रही है, वो भीतरघात का खतरा टल चुका है सर, अब अभी किसी प्रकार का यहाँ पर भीतरघात नहीं है। ठीक है, यहाँ पर महेश पटेल जैसा कि आपने बोला, लेकिन सर्वे कुछ ये कह रहे हैं कि यहाँ पर बीजेपी का डामाडोल लग रहा है, तो यहाँ महेश पटेल कुछ खास कारनामा करके दिखा नहीं पाए जो अभी जो आप बता रहे हैं वहां वास्तविक स्थिति जो है? देखिए सर, महेश पटेल की बात की जाए तो महेश पटेल ने काफी अच्छी मेहनत इस क्षेत्र में करी है, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस के नेताओं ने भीतरघात करी। उनका ये कहना था, तो इसके पूर्व भी जब टिकट वितरण नहीं हुआ था तब भी उनका कहना था कि बाहरी को टिकट न दिया जाए, जिसको लेकर काफी विरोध प्रदर्शन भी किया, लेकिन पार्टी संगठन द्वारा महेश पटेल को टिकट दिया गया था। अगर भारतीय कांग्रेस अगर यहाँ से जीतती है तो भीतरघात की संभावना को टाला जा सकता है, लेकिन हारती है तो कहीं ना कहीं भीतरघात यहाँ पर हुआ होगा, ऐसा लगता है सर। ठीक है, बिल्कुल। अखिलेश, अब आप पर आऊंगा। जिस तरीके से यहाँ पर सचिन पायलट आए सचिन बिरला की जगह, सचिन बिरला के जाने से उसका इफेक्ट वाकई पड़ने वाला है? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से उप लोकसभा चुनाव में जो कांग्रेस के जो विधायक थे अपने सचिन बिरला लगभग यहाँ पे प्रचार प्रसार भी कर रहे थे, और देखा जाए कि जिस तरह से एकदम से अगर भाजपा में जाना और ये समर्थन देना भाजपा को, तो कहीं न कहीं कांग्रेस के लिए भी एक यहाँ पे बहुत दिक्कत की सामना हो रही है। और मैं बता दूं कि जिस तरह से यहाँ पे अगर देखा जाए सचिन बिरला जो गुजर वोट से आते हैं, क्योंकि यहाँ पे गुजर और यहाँ पे जो राजपूत समाज है, ये दोनों के बीच में हार और जीत होती है, तो इसमें जिताने और हराने की बात अगर की जाए तो गुजर और राजपूत के बीच में होती है। लेकिन देखा जाए सचिन बिरला अगर भाजपा में गए तो कांग्रेस को कहीं न कहीं यहाँ पे दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। चलिए, मतलब यहाँ पर कांग्रेस का डामाडोल लग रहा है अभी तक, जो सर्वे या आकलन जो कह रहा है। चलिए, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है इस वक्त जोबट से, जहां पर अलीराजपुर के शासकीय महाविद्यालय में मतगणना शुरू हो गई है। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। कोविड-19 के नियमों का पालन करते हुए मतगणना की जा रही है। 2 कक्षों में 7-7 टेबल मतगणना की लगाई गई हैं, जिसके माध्यम से मतगणना होगी। जोबट में 417 मतदान केंद्रों में मतदान हुआ था। जोबट में 53% मतदान हुआ। 30 राउंड में यहां पर मतगणना होने वाली है। शाम 4 बजे तक काउंटिंग पूरी हो जाएगी, ऐसी आशंका जताई जा रही है। हमारे सहयोगी के द्वारा भी ये जानकारी दी गई है। लगातार स्वराज एक्सप्रेस इस महाकवरेज की पल पल अपडेट आप तक पहुंचाएगा। वक्त फिलहाल छोटे से ब्रेक का, चलते होंगे हाजिर।